नमस्कार भाइयों। रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। वैसे तो हमारा जीके का जो टॉपिक था वो बायोलॉजी चला हुआ है, लेकिन कुछ भाइयों की डिमांड ज़्यादा ही थी। मेरे पास पर्सनल फ़ोन करके भी उन्होंने कहा, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। याद रखना, मैं बायोलॉजी भूला नहीं हूँ। हमारी वीडियो जल्दी ही आपको बायोलॉजी की अगली वीडियो मिलेगी, लेकिन ये डिमांड इसलिए है क्योंकि एनटीपीसी के एग्जाम में, हर एक एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम एक एक्स्ट्रा टॉपिक आपका जोड़ रहे हैं। एक्स्ट्रा टॉपिक है प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक। देखिए भाई, वैसे तो अगर हम बात करें पुस्तकों की, तो भाई रोजाना नई बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, पुरानी भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। आप एक अच्छी सी लाइब्रेरी में जाइए, 40-50 हज़ार पुस्तकें मिलेंगी, तो आप सभी राइटर्स के नाम याद नहीं कर सकते, लेकिन इनमें से हमें महत्वपूर्ण उठानी होती है। फिर भी महत्वपूर्ण के लिए भी हम एक वीडियो में आपको सारी पुस्तकें नहीं बता पाएंगे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसमें भी कई सारे लगेंगे। तो आज हम महत्वपूर्ण पुस्तकों में पार्ट 1 लेकर चल रहे हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। इसमें हम सिर्फ भारतीय लेखक और उनकी पुस्तकें देखेंगे। भारतीय लेखकों में भी सिर्फ एक पार्ट, ठीक है, इसमें एक पार्ट में भारतीय महत्वपूर्ण लेखक और उनकी पुस्तकें नहीं हो पाएंगी। तो आज का शुरू करते हैं भाई। देखिए भाई, वीडियो में हर पुस्तक को, हर एक लाइन को ध्यान से देखना है। हो सकता है आप इनमें से बहुत सारी पुस्तकें जानते होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि जितनी भी पुस्तकें हम लिखवाएं वो सारी आपके याद हों। और दूसरी बात, जिस सिस्टम से हम लिखवाएं उसी सिस्टम से याद करना, जिससे कन्फ्यूजन खत्म होता है। हम कोशिश करेंगे पुस्तकों में जो कन्फ्यूजन होता है उसको खत्म करने की। ठीक है, तो आज का शुरू करते हैं भाई। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है हमारी रामायण। अब देखिए, सभी जानते हैं रामायण के लेखक वाल्मीकि जी हैं, लेकिन बच्चे जो है सिर्फ एक पुस्तक को रटकर काफी मानते हैं। अब इससे जुड़ी हुई कई सारी पुस्तकें जो रामायण से जुड़ी हुई हैं, उन सभी को हम क्लियर करेंगे। तो पहले रामायण के लेखक वाल्मीकि, सभी जानते हैं भाई। ओके, अब देखिए, अब आते हैं रामचरितमानस। अगर रामचरितमानस की बात करें तो तुलसीदास जी हैं, ये भी सभी जानते हैं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि आप थोड़ा सब्र कीजिए और देखिए किस हिसाब से आपको पुस्तकें याद करनी चाहिए। रामायण वाल्मीकि, रामचरितमानस, तुलसीदास जी, सभी जानते हैं भाई जी। अब इनके बाद देखिए भाई, मेरे उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये महान लोग हैं, सभी के साथ जी लगाया जाता है, लेकिन कई बार पढ़ाते वक्त हम भी नहीं भूल जाते हैं, तो उसको प्लीज इग्नोर कीजिए। वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी हैं, तो आगे से ध्यान रखना, मैं नहीं बोल पाऊं तो इग्नोर कर देना प्लीज। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी। इसके बाद आते हैं जी उत्तर रामचरित। भवभूति, ठीक, भवभूति जी ने उत्तर रामचरित लिखी। बंगाली रामायण, बंगाली रामायण लिखी कृत्तिवास जी ने। ठीक है, तो जी आप प्लीज अपने आप ही समझ लेना, मैं फिर से बोल रहा हूं, तो प्लीज इग्नोर करना इस चीज को, कृत्तिवास जी। और फिर आते हैं तमिल रामायण। तो भाई जी, तमिल भाषा में जो रामायण लिखी उसके लेखक थे कवि कम्बन। कौन से कवि थे? कम्बन जी। ओके, तो देखिए, रामायण से जुड़ी हुई 5 किताबें आ गई। इनसे अलग भी रामायण बहुत सारी लिखी गई, लेकिन ये वो हैं जो ज़्यादातर रिपीट होती हैं। तो प्लीज़ आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हालांकि मैं इतना साफ नहीं लिखता जिसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, तो मेरे शब्दों पर ध्यान देना भाई। ठीक है, क्लियर हो गया, रामायण से संबंधित हो गए। अब इसके बाद आ जाते हैं महाभारत। महाभारत किसने लिखी? वेद व्यास जी ने। ठीक है, वेद व्यास जी ने लिखी महाभारत। अब एक चीज और यहां पर एक बनती है बात, कई बार पूछा जाता है कि महाभारत किसके हाथों से लिखी गई। तो ऐसी कथा है कि वेद व्यास जी महाभारत की कहानी बोल रहे थे, लेकिन जो लिख रहे थे वो गणेश जी थे। तो याद रखना,
महाभारत किसके हाथों से लिखी गई? गणेश जी के हाथों से लिखी गई, ये भी ध्यान रखना है। तो वेद व्यास जी महाभारत के लेखक बोले जाते हैं कॉमन में, लेकिन गणेश जी के हाथों से लिखी गई, क्योंकि ये मान्यता है कि वेद व्यास जी बोल रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे। ठीक है, अब महाभारत का ही एक भाग है जिसमें श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को उपदेश देते हैं, गीता का उपदेश। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, अब बात आते हैं गीता। गीता या श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, गीता कहें या भगवत गीता कहें, वेद व्यास जी वही क्योंकि महाभारत का ही तो एक भाग है भाई, महाभारत का ही एक भाग है, तो वेद व्यास जी हुए इसके लेखक भी, गीता के भी भाई जी। आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब गीता से अलग भी क्या और आ सकता है? ठीक है, गीता से अलग, ठीक है, एसेज ऑन गीता, एसेज ऑन गीता, एसेज ऑन गीता अरविंद घोष की पुस्तक है। अरविंद घोष की पुस्तक है एसेज ऑन गीता। ठीक है, और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है भाई। किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। ये भी क्लियर हुआ। तो महाभारत से जुड़ी हुई 3 पुस्तकें हो गई, और ये बहुत बार पूछी जाती हैं और इनमें बहुत सारे कंफ्यूज भी रहते हैं। तो एसेज, एसेज अगर ये सोचे एसेज क्या है, ये इंग्लिश वर्ड है, एसेज निबंध बोलते हैं जिसको हिंदी में। एसेज ऑन गीता अरविंद घोष की पुस्तक है, और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया। तो 5 पुस्तकें हमने रामायण से संबंधित बताई, 4 पुस्तकें हमने आपको किससे संबंधित बताई? महाभारत से। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं भाई, एक पुस्तक है किरात अर्जुनियम। किरात अर्जुनियम भारवी की पुस्तक है भाई। किरात अर्जुनियम पुस्तक के लेखक भारवी। 10 कुमार चरित, लेखक है दंडी। 10 कुमार चरित पुस्तक के लेखक है दंडी। जिस हिसाब से मैं बोलता जा रहा हूं उसी हिसाब से नोट करते जाइए, उसी हिसाब से आप याद करेंगे भाई। ये भी मैं पक्का कहूंगा कि आपको बहुत सारे ऐसे भी मिलेंगे जो इस पर आपने चीज़ों पर गौर नहीं किया होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो हम अगर कोई पुस्तक लिख रहे हैं तो महत्वपूर्ण ही लिखेंगे, फालतू की पुस्तक नहीं लिखेंगे जिसके पूछे जाने का। देखिए, फालतू लिखना होगा तो कितना भी बढ़ाते चले जाइए। अगर केवल पुस्तकों के लेखकों की बात करें तो पता चलेगा कि 1 महीने तक पुस्तकों के लेखक भी लिखवाए जा सकते हैं, लेकिन फायदा नहीं है भाई। जो महत्वपूर्ण है सिर्फ उसी को लिखवाया जाएगा। ठीक है, तो जो प्लीज मैं बोल रहा हूं, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, आप उसको नोट जरूर कीजिए। और ये भी है कि 90%, देखिए 100% किताबों में कोई नहीं कह सकता, 90% चांस है कि जब भी पुस्तकें पूछी जाएंगी तो इन्हीं जो हम आपको लिस्ट तैयार करके देंगे उसी में से पूछी जाएगी। 90% चांस, चाहे आप पुराने अब से 20 साल पुराने उठा लीजिए, चाहे आगे के अगले 5-7 साल के उठा लीजिए, इन्हीं में से मिलने के चांस ज़्यादा रहेंगे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो किरात अर्जुनियम भारवी, 10 कुमार चरित दंडी, भरतनाट्यम, सॉरी नाट्यशास्त्र, सॉरी भाई भरतनाट्यम नहीं, नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र पुस्तक के लेखक भरत मुनि। ठीक है, नाट्यशास्त्र किसकी पुस्तक? भरत मुनि। इसके बाद चलते हैं भाई हम अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक पर आ रहे हैं हम। लिखे अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब इतना लिखने के बाद इसमें एक चीज और ऐड करनी है आपको, लिख लेना। यह व्याकरण यानी ग्रामर विषय की पहली पुस्तक मानी जाती है। पूरे वर्ल्ड में ग्रामर या व्याकरण विषय की सबसे पहली पुस्तक ये मानी जाती है, तो नोट जरूर कर लेना। यह व्याकरण विषय की पहली पुस्तक मानी जाती है इसी लैंग्वेज में। कौन सी भाई? अष्टाध्यायी। तो पहली बार ग्रामर के जो नियम होते हैं, व्याकरण के जो नियम होते हैं, वो इस पुस्तक में उल्लेख किया गया। अच्छा भाई, दूसरी चीज ध्यान रखना, कई बार पूछते हैं व्याकरण की पहली पुस्तक
अष्टाध्यायी। कई बार पूछते हैं विश्व में पहला व्याकरण किसे माना गया? व्याकरण, तो व्याकरण पाणिनि जी को माना गया। व्याकरण उसको बोलते हैं जो व्याकरण का ज्ञान रखने वाला होता है, जिसको ग्रामर की नॉलेज होती है, उसे हिंदी में बोलते हैं व्याकरण। ग्रामर व्याकरण हो गया और व्याकरण की जानकारी रखने वाला व्याकरण हो गया। तो विश्व का पहला व्याकरण किसे माना गया? पाणिनि जी को माना गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। पाणिनि के अष्टाध्यायी के बाद एक और पुस्तकें लिखते हैं अब हम, गीत गोविंद। लेखक जयदेव। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जयदेव। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक है विशाख दत्त। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त। अब इस पुस्तक के बारे में भी मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इस पुस्तक के नीचे लिखेंगे, लिखिए इस पुस्तक में, लिखिए आप, इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक के दादा, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। कौन सी पुस्तक में भैया? मुद्रा राक्षस में। इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। ठीक है, अच्छा भाई, यहां तक उम्मीद है समझ में आ गया हो। अब बात आई कि वृषल क्या कहा गया, तो वृषल का मतलब क्या होता है? कई बार पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल किसने कहा? विशाख दत्त ने। कौन सी पुस्तक में कहा? मुद्रा राक्षस में। लेकिन कई बार यह पूछा जाता है वृषल का मतलब क्या होता है? वृषल का मतलब भी आप लिखेंगे निम्न कुल का, निम्न कुल यानी नीची जाति का, लोअर कास्ट से बिलोंग करता हुआ बताया गया भाई इसको। उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद एक पुस्तक आती है राजतरंगिणी। लेखक है कल्हण। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हण। इस पुस्तक के बारे में भी आप एक लाइन और लिखेंगे। लिखिए इस पुस्तक में कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन है। कश्मीर का इतिहास, इस पुस्तक में कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन है। कौन सी पुस्तक में भैया? राजतरंगिणी कल्हण की पुस्तक में। उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा। थोड़ा और बढ़ते हैं भाई। ठीक, इसके बाद अभी देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम अभी प्राचीन काल की पुस्तकें पढ़ा रहे हैं। अभी हमने 1000 ईस्वी से पहले की पुस्तकें पर फोकस कर रहे हैं हम ज़्यादातर। ठीक है, हालांकि तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे, लेकिन हमारा कोशिश है पिछली पुस्तकों पर, वो सिस्टम के अकॉर्डिंग जो पुस्तक जहाँ रही है उसको वहाँ पर सेट कर रहे हैं। अभी हम राइटर पर फोकस नहीं कर रहे, पुस्तकों पर फोकस कर रहे हैं, टाइम के अकॉर्डिंग सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और बढ़ते हैं भाई इसी टाइम में हम। एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य। कौटिल्य यानी चाणक्य भी कहा जाता था जिनको, यानी विष्णुगुप्त। असली नाम था इनका विष्णुगुप्त। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र। अब यहां पर एक बहुत ही अच्छा सवाल उठता है, अर्थशास्त्र किस विषय की पुस्तक है? ये बहुत पूछा जाता है भाई। तो अर्थशास्त्र, नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें राजनीति शास्त्र के नियमों का उल्लेख है। तो लिख लेना भाई, इस पुस्तक में राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस कह दीजिए आप, या नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स कह दीजिए आप। ठीक है, ऑप्शन में या तो सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस आएगा। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स यानी राजनीति शास्त्र या नागरिक शास्त्र के नियमों का उल्लेख है। अब ये इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि नाम अर्थशास्त्र है, सब्जेक्ट कौन सा? पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स है भाई। उम्मीद है ये भी क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अब इसके बाद एक पुस्तक है हर्षचरित। हर्षचरित, हर्षचरित के लेखक है बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी लेखक थे बाणभट्ट। अब एक चीज और ध्यान रखना भाई, ये हिंदी की भी बात है। एक शब्द होता चरित्र। चरित्र का मतलब होता कैरेक्टर।
ठीक है, हम कहते हैं कि भाई कैरेक्टर कैसा है, उसको चरित्र बोलते हैं। लेकिन एक शब्द होता चरित्र, जैसे हर्षचरित, रामचरितमानस। तो चरित्र का मतलब क्या होता है? चरित्र का मतलब होता है जीवनी, बायोग्राफी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो चरित्र का मतलब जीवनी यानी बायोग्राफी होती है, और चरित्र का मतलब कैरेक्टर होता है। उम्मीद है दोनों में समझ में आ गया। तो हर्षचरित बाणभट्ट की पुस्तक है। हालांकि देखिए कई बार एग्जामिनर हर्षचरित की जगह हर्षचरित्र भी लिख देता, तो आपको ये तो तब ध्यान रखना है अगर आप हिंदी का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो। ठीक है, वैसे तो नॉर्मल में सब चलता है। हर्षचरित बाणभट्ट। अब बाणभट्ट ने एक पुस्तक और लिखी थी, कादम्बरी। किसने लिखी? बाणभट्ट ने। ये भी क्लियर हो गया होगा? ओके भाई। अब देखिए जी, जो बाणभट्ट ने दो पुस्तकें लिखी, हर्षचरित और कादम्बरी। बाणभट्ट कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी थे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। लेकिन जो हर्षवर्धन थे बहुत बड़े शासक हुए हैं, थानेश्वर, कन्नौज, जिनकी दो राजधानियां थी। ठीक है, अच्छा जी, इन्होंने जो है खुद भी पुस्तकें लिखी, ये भी इनके द्वारा भी लिखी गई पुस्तकें हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी वो कौन सी है? हर्षवर्धन ने पुस्तक लिखी नागानंद। किसकी पुस्तक है भाई? हर्षवर्धन जी। इनकी एक पुस्तक थी रत्नावली। हालांकि रत्नावली नाम की पुस्तक तुलसीदास जी ने भी लिखी है, और नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। लेकिन अगर कभी भी ये आ जाए तो तीनों पुस्तकें किसने लिखी? हर्षवर्धन ने। एक नाम से कई पुस्तकें भी हो जाती है ना, तो ऐसे में रत्नावली तुलसीदास जी की भी है, हर्षवर्धन की भी है। अब यहां पर एक बहुत अच्छा सवाल बन जाता है कई बार कि इनमें से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन ने नहीं लिखी? हर्षचरित भी लगा देते हैं, ये भी लगा देते हैं। तो याद रखना, हर्षवर्धन जी ने ये तीन पुस्तकें लिखी थी, बाकी जो भी लगाएंगे वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके जी भाई। एक पुस्तक है बुद्धचरित। बुद्धचरित अशु घोष। ठीक है, बुद्धचरित पुस्तक के लेखक अशु घोष। लिखिए, इस पुस्तक को बौद्ध धर्म की रामायण कहा जाता है। जैसे हिंदू धर्म में रामायण होती है, ऐसे ही बौद्ध धर्म में रामायण की, जैसे हमारी रामायण ऐसे ही इनमें बुद्धचरित, उसी लेवल की तुलना की जाती है। ठीक है भाई। तो बुद्धचरित अशु घोष द्वारा लिखी गई। अब अशु घोष ने भी कई सारे पुस्तकें लिखी, कई सारे, जिनमें से प्रमुख लिख लेते हैं सौंदरानंद, अशु घोष, सारीपुत्र प्रकरण, लेखक है अशु घोष। बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण अशु घोष की पुस्तकें हैं भाई। यहां तक क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। ये तो क्लियर। आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए, मैं जो पुस्तकों के बारे में बताकर चल रहा हूं उस पर भी जरूर ध्यान देना। जो लिखवा रहा हूं वो तो खैर इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन अगर मैं उसके बारे में कुछ भी आपको बता रहा हूं तो उस पर जरूर ध्यान देना भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक पुस्तक आई हमारी हितोपदेश। हितोपदेश। एक पुस्तक आई अपने पंचतंत्र। अब देखिए, दोनों पुस्तकें जो हैं, दोनों ही पुस्तकें ऐसी हैं जिनमें छोटी छोटी कहानियों का संग्रह है। पंचतंत्र की कहानियां छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, हितोपदेश की कहानियां, इनमें छोटी छोटी ऐसी कहानियां हैं जिससे बच्चे को कुछ ना कुछ सीख मिलती है, चाहे वो नैतिक सीख हो, चाहे दूसरी तरह की सीख हो कि भाई इसका प्रभाव ये होता है, ऐसी घटना से बचना चाहिए। तो ये छोटी छोटी कहानियों का संग्रह होती है पंचतंत्र और हितोपदेश। अब पंचतंत्र पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है भाई। पंचतंत्र किसने लिखी? विष्णु शर्मा जी ने। विष्णु शर्मा गुप्त काल के लेखक थे। विष्णु शर्मा जी ने लिखी पंचतंत्र। ठीक है, अब देखिए, अब ऐसे ही पूछा जाता है हितोपदेश। हितोपदेश जो लिखी नारायण पंडित ने लिखी। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे दोनों पुस्तकें एक साथ याद हो जाएंगी। विष्णु का दूसरा नाम नारायण भी और शर्मा जी यानी पंडित जी भी होते हैं। ठीक है, तो आप ये रख सकते हैं दोनों पुस्तक, हालांकि दो व्यक्ति अलग हैं, दो पुस्तकें भी अलग हैं, लेकिन कितना मिलता जुलता है। हितोपदेश और पंचतंत्र एक सी कहानियों का संग्रह, लगभग एक सी कहानियां होती हैं, और दोनों के लेखकों के नाम भी सेम ही समझिए। पंडित जी, शर्मा जी, बात एक ही है। दूसरा नारायण और विष्णु, भगवान विष्णु का दूसरा नाम नारायण भी है, तो विष्णु शर्मा कहे या नारायण पंडित कहे। ठीक है, हालांकि मैं
क्लियर करना चाह रहा हूँ भाई, ये दो अलग अलग व्यक्ति हुए हैं, दो अलग अलग लेखक हुए हैं, लेकिन याद करने के लिए आप ऐसे कनेक्शन जोड़ सकते हैं भाइयों। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा भाई पंचतंत्र हो गया, ये भी हो गए। आगे बढ़ते हैं, एक और पुस्तक देखिए भाई, कालिदास जी बहुत बड़े लेखक हुए, ठीक है, गुप्त काल के लेखक थे, ठीक है। तो इन्होंने तो बहुत सारी पुस्तकें लिखी। विक्रम उर्वशी किसने लिखी? कालिदास जी ने। कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, ठीक है। विक्रम उर्वशी। अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे एक मैं पुस्तक लिख रहा हूं मेघदूत, अगर हिंदी में बोले तो मेघदूत, या मेघदूतम कहे तो संस्कृत हो गए, ऐसे बोले या सिर्फ अणय लगा दे, मैं ना बोले, ठीक है। मेघदूत कहे, मेघदूतम कहे, एक ही बात है, ठीक है। तो आगे से मैं सिर्फ हिंदी का नाम लिख रहा हूं, इंग्लिश मतलब संस्कृत नाम भी आ सकता है। मेघदूत कालिदास, विक्रम उर्वशीय कालिदास, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास जी की पुस्तक है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, विक्रम उर्वशीयम, ठीक है, और रघुवंशम, किसकी पुस्तक है? कालिदास जी की पुस्तक है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो कालिदास जी की हमने सिर्फ 4 पुस्तकें लिखाई, बहुत बड़े लेखक थे भाई। तुलसीदास जी बहुत बड़े लेखक थे, अभी तक सिर्फ रामचरितमानस लिखवाई है, वैसे भी बहुत सारी हैं, ठीक है। लेकिन अभी जैसे इनकी महानता की बात करें, कालिदास जी की महानता की बात करें, तुलसीदास जी की महानता की बात करें, तो बहुत ही बड़े लेखक रहे, उम्दा कोटि के। जैसे तुलसीदास जी के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा किताबों के साथ साथ। देखिए इनकी महानता कहाँ पर होती है। अगर किसी व्यक्ति से कह दिया जाए कि आपको कोई पुस्तक है, उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से हिंदी या इंग्लिश से फारसी, या फिर कहे कि फ्रेंच से इंग्लिश में करना है, तो जनरली क्या होता है, वो जो होती है प्रोज रूप में यानी गद्य के रूप में ट्रांसलेट की जाती है जनरली। अगर पोएट्री भी है तो उसको भी गद्य के रूप में ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है। मान लिया सपोज कीजिए इंग्लिश की एक पोएट्री है और हमें उसको ट्रांसलेट करना है, तो पोयम को हम पोयम थोड़ी करेंगे, हम उसको ट्रांसलेट करके समझा सकते हैं, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे, लेकिन ऐसा बहुत कम होगा कि हम उस पोयम को या पोएट्री को पोयम के रूप में ही हिंदी में बताएं। समझ रहे हो ना भाई? तो ऐसे में ये जो पोएट्री होती है, पोएट्री से पोएट्री ट्रांसलेशन बहुत कठिन है। अब मान लिया चलो ठीक है भाई, कोई 10-12 लाइन की एक पोयम है, उसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेट करके फिर उसकी भी मेन थीम वही रहेगी, लेकिन हम उसकी पोयम भी बना सकते हैं। लेकिन समझ रहे हो कठिन काम हो गया। तुलसीदास जी ने ऐसा ही बहुत कठिन काम किया। रामायण जो कि पोएट्री रूप में लिखी हुई है संस्कृत में, उसको अपनी भाषा में पोएट्री रूप में ही ट्रांसलेट किया। तो ये इसीलिए महानता बोली गई है कि एक पोएट्री को दूसरी पोएट्री में ट्रांसलेट करना बहुत कठिन काम था। और एक छोटी मोटी एक आध छोटी लाइन नहीं, 10-20 लाइन नहीं, 2-4 पेज नहीं, 10-20 पेज नहीं, पूरा का पूरा ग्रंथ है भाई। रामायण और महाभारत क्या बोले जाते हैं? हमारे महाकाव्य बोले जाते हैं, मालूम है ना, भारत के महाकाव्य रामायण और महाभारत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये कालिदास जी की पुस्तक होगी। थोड़ा और बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद चलते हैं हम तुगलकनामा। तुगलकनामा, तुगलकनामा के लेखक थे अबुल फजल, सॉरी तुगलकनामा के लेखक, मैंने नाम नहीं वो लिख रहा हूं, तुगलकनामा अमीर खुसरो। एक लाइन जंप कर गया ना मैं, ठीक है, तो आप पुराना नाम लिख लेना। तुगलकनामा के लेखक हो गए अमीर खुसरो। इसके बाद आते हैं भाई बाबरनामा। बाबरनामा, बाबरनामा को तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं, याद रखना, तुजुक ए बाबरी। बाबरनामा कहें या तुजुक ए बाबरी कहें, किसने लिखी? बाबर ने, ठीक है। तो तुगलकनामा अमीर खुसरो, पूरा नाम लिख सकते हैं आप चाहे तो, तुगलकनामा अमीर खुसरो। बाबरनामा, बाबरनामा को क्या बोल सकते हैं हम? तुजुक ए बाबरी। इसके बाद आता हुमायूं नामा,
हुमायूं नामा, ठीक, गुलबदन बेगम, ठीक है। अच्छा भाई, तो तुगलकनामा मीर खुसरो, बाबरनामा बाबर और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम के ब्रैकेट में ये जरूर लिखना है हुमायूं की बहन, ये हुमायूं की बहन थी, ठीक है, हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। यहां तक उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब और आगे बढ़ते हैं, अभी इसी से मिलते जुलते नाम बनाते हैं। हुमायूं नामा के बाद लिखिए अकबरनामा, अकबरनामा अबुल फजल, और एक और लिखेंगे इसी से मिलता जुलता जहांगीरनामा, जहांगीरनामा या तुजुके जहांगीरी। तुजुके जहांगीरी किसने लिखी? जहांगीर ने ही लिखी। तो कई बार जहांगीरनामा लिखा जाता है, कई बार तुजुके जहांगीरी आ जाता है, तो जहांगीर ने लिखी भाई। यहां तक उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, ठीक है भाई। अब इसके बाद चलते हैं हमने ये ऐसी पुस्तकें लिखवाई जो एक ही ग्रुप में आती है, नामा लगा हुआ है। अभी हमने लिखा है अकबरनामा, आईने अकबरी भी अबुल फजल की लिख लेना भाई। आईने अकबरी किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। अभी आगे नहीं, हम अभी इसी एरिया में घूम रहे हैं, तो लिखिए पृथ्वीराज रासो। अभी हम मुगल काल तक आ चुके हैं, अब थोड़ा सा बैक लगाया हमने दोबारा से। पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई, चंद बरदाई भी कह देते हैं, कई बार चंदर बरदाई भी कह देते हैं। पृथ्वीराज चौहान के दोस्त थे चंद्र बरदाई, उन्होंने लिखी थी पृथ्वीराज रासो। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद एक पुस्तक लिखते हैं हम चंद्रकांता। पुस्तक के लेखक है देवकी नंदन खत्री। ये वो पुस्तक है जिस पर सीरियल भी बना भैया। देवकी नंदन खत्री की पुस्तक है चंद्रकांता, ठीक है। इसके बाद आते हैं देवदास, इंपोर्टेंट है ये देवदास। देवदास पर फिल्म भी बनी है शाहरुख खान वाली। देवदास शरत चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चटर्जी। चरित्रहीन, चलिए उसको बाद में लिखते हैं चरित्रहीन को। एक और लिखते हैं हम, क्योंकि मिलती जुलती ही लिखनी चाहिए। तो चंद्रकांता हो गई और अपनी देवदास हो गई। एक और लिखते हैं पाथेर पंचाली, इस पर भी फिल्म बनी है, सत्यजीत रे ने बनाई थी, पाथेर पांचाली, ठीक है। विभूति भूषण बंदोपाध्याय, लेखक हैं विभूति भूषण बंदोपाध्याय। ठीक है, पाथेर पांचाली जिस पर सत्यजीत रे ने फिल्म भी बनाई, मूवी बनाई, उसके लेखक है विभूति भूषण बंदोपाध्याय। चंद्रकांता सीरियल बना, देवदास फिल्म आई, पाथेर पांचाली फिल्म आई। यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं जी। इसके बाद अभी देखिए, अभी हमने जो कोशिश की है वो मुगल वंश या उससे पहले की पुस्तकों की कोशिश की है भाई। और उम्मीद है जो है कि अभी अगर मैं इसको और लिखवाऊंगा तो फिर मुझे लग रहा है कि शायद ज़्यादा भी हो जाएगी। तो अभी जो है हम इसको अलग पार्ट में एक पार्ट और बनाएंगे। अभी हिंदी भाषी लेखकों की बहुत सारी पुस्तकें रह गई, बहुत सारी पुस्तकें, जैसे कि अभी हम बात करें कि 1500 ईस्वी के बाद की हम जो 1500 क्या, मुगल वंश के बाद की हमने कोई पुस्तक को अभी सेलेक्ट ही नहीं किया है। जैसे कि अभी हमारे देखिए, अभी महादेव वर्मा की बात करें, जयशंकर प्रसाद की बात करें, या मुंशी प्रेमचंद की बात करें, हमने इन सभी के बारे में जिक्र नहीं किया। जो आधुनिक काल की पुस्तकें, उनके बारे में बात नहीं किया। अगर आधुनिक काल की लिखवाई है, जैसे अरविंद घोष जी की लिखवा दी या बाल गंगाधर तिलक की लिखवा दी, तो वो कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट थी पुस्तक, इसलिए हमने उन पुस्तकों को लिखवाया है। अब आधुनिक भारत में ऐसे भी लेखक हैं जो अंग्रेजी में पुस्तकें लिख रहे हैं, वो सब भी देखना हमें। बहुत सारी आत्मकथाएं लेटेस्ट में आई है, उन सभी के बारे में भी हमें देखना है। तो बहुत सारी पुस्तकें अभी और लिखी जाएंगी भाई, भारतीय लेखकों की।
फिर विदेशी लेखकों की अलग होंगी भाई। तो मेन चीज़ ये है, महत्वपूर्ण ये नहीं होता कि हम आपको पूरी की पूरी एक लिस्ट पकड़ा दे, भैया याद कर लेना, आप पर थोप दिया जाए। महत्वपूर्ण ये होता है कि आपको उतना पकड़ा दिया जाए जिसको आप संभाल सकें। आज आप इसको संभालिए। अगली वीडियो में जैसा भी उम्मीद होगी, आप कमेंट करके ये बता देना कि भाई अगली वीडियो आपको पुस्तकों की चाहिए या पहले बायोलॉजी चाहिए। तो मैं कमेंट के अकॉर्डिंग अगली नेक्स्ट वीडियो उसी हिसाब से बना देंगे भाई, ठीक है। हाँ, मैं ये पक्का है कि अभी दोनों का बैलेंस लेकर मैं चलूँगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो ही जो तत्काल चाहिए वो बायोलॉजी चाहिए या पहले पुस्तक कराएं, ये ज़रूर बता देना कमेंट करके। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी अगली वीडियो आपके सामने लाएंगे। तो भैया आज की वीडियो में इतना ही। एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं और वीडियो को लाइक तो कर ही दें भाई। तो भैया आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद भाइयों, जय हिंद।